हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज पार्ट 8वां हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 106 के आगे से हम लोग करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, which of the following quantities in a magnetic circuit is analogous to EMF in an electric circuit। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि EMF के इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। तो इसमें देखेंगे EMF के इक्विवेलेंट, EMF इसके इक्विवेलेंट होता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, या इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न। इसकी यूनिट गिलबर्ट होती है और इसकी यूनिट होती है वोल्ट होता है। और अगर देखेंगे आर, इस सर्किट में अगर आर के इक्विवेलेंट इसमें एसेनिक रिलक्टेंस होता है। और इस सर्किट में वोल्टेज, यह वोल्टेज की जगह में EMF हो गया, और करंट की जगह पे इसमें करंट के इक्विवेलेंट हाई होता है। इस तरीके मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये डिफरेंस होता है। ये इसके एक समान कंपेयर किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कृत्रिम रोशनी वाले लैंप को चलाने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का क्या नाम है। देखिए जो बल्ब होता है, बल्ब को जलाने के लिए देखेंगे उसमें कुछ सर्किट लगाई जाती है, जैसे ट्यूबलाइट को, या ये कह सकते हैं इस तरीके के कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट बोला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला सही है, डी वाला होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सीधे याद करना होगा। हाँ, इसमें देखिए निम्न आरेख में किसका आरेख है। अब यहाँ देखिए कुछ सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में किस चीज़ का ये है, डायग्राम है। इसमें ये देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, यह एक जनरेटर का सिंबल है, और जनरेटर में कौन सा, कंपाउंड जनरेटर। और अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ऐसा कैसे, अब ये देखिए ये आर्मेचर का सिंबल है, यहाँ पे देखेंगे ये आर्मेचर का सिंबल है, और यहाँ पे ये सीरीज का सिंबल है, और ये शंट का सिंबल है। अगर देखिए ये, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस इस तरीके अगर हम लगा करके कुछ इस तरीके अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है, ये सॉरी, इसको ये नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए ये सर्किट, अगर ये जो ऊपर से लगने के बजाय इसको अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको ले जा करके अगर यहाँ पर लगा देंगे, ये शार्ट शंट कंपाउंड मोटर होगा। अगर ऊपर लगा है तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। और कंपाउंड जनरेटर है, जनरेटर क्यों कहा जाएगा, जनरेटर इसको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि देखेंगे यहाँ इस सर्किट में ये, इसमें एरो इस तरीके ऊपर की तरफ है, इसमें एरो कुछ इस तरीके दिया गया है, ये ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यानी कि इसमें से करंट ये जनरेटर से बाहर की तरफ जा रही है। यानी कि अगर यह जनरेट हो रहा है तो यह बाहर करंट की तरफ फ्लो होगी। अगर यह मोटर होती तो इसका जो ये डायरेक्शन इधर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें जो है, इसमें डायरेक्शन मोटर की कंडीशन में उल्टा रहता। यानी कि इसमें करंट इन होगी और इसमें भी करंट इन होगी, इसमें भी करंट इन होगी। करंट तो इसमें दोनों कंडीशन में इन होगी। अब यहाँ से निकल करके इसमें जा रहा है, और ये, तो इसलिए ये है कंपाउंड जनरेटर होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा डीसी, एक डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसलिए इसका ऑप्शन सी वाला सही है, ये सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में देखिए,
डीसी कंपाउंड मोटर के चुंबकन अभिलक्षण को निम्न में से किसके मध्य आलेखित किया जाता है? इसमें मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रा किया जाता है, इसमें फ्लक्स के साथ में किया जाता है। तो इसमें अभिवाह, अभिवाह मतलब फ्लक्स, तो इसमें जो होता है फ्लक्स बनाम क्षेत्र धारा होता है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकन, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। और मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आई एफ फील्ड करंट, वोल्टेज वी नॉट, इस तरीके भी होता है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें अभिवाह ये मतलब कि इस क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन सही माना गया है, तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी हाउस वायरिंग की एक विधि है? इसमें से केवल एक है और बाकी नहीं है। देखिए, सेंट्रल सिस्टम नाम से कोई वायरिंग नहीं होती है, और बनाना नाम से कोई नहीं है, और फ्यूज सिस्टम नाम से कोई नहीं है। जॉइंट बॉक्स या ट्री सिस्टम ये एक वायरिंग के प्रकार है, इसलिए इसमें ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। एक चल कुंडली वोल्ट मापी 100 डिवीजनों खंडों वाला एक समान पैमाना है। यह 200 वोल्ट की पूर्ण स्केल रीडिंग देता है। यंत्र निश्चितता की उचित डिग्री के साथ स्केल डिवीजन के 1/5 तक रीड कर सकता है। वोल्ट में यंत्र का वियोजन या रिजोल्यूशन क्या है? अब देखिए, रिजोल्यूशन निकालने के लिए मतलब है कि इसमें हम मिनिमम कितना तक हम इससे रीड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें वोल्टेज की वैल्यू कितना है 200, और इसमें डिवीजन कितना किया गया है 100 डिवीजन। तो इसमें हम एक ये सिस्टम से निकालेंगे, इसमें वोल्टेज डिवाइड बाय डिवीजन, जितने डिवीजन हैं उस डिवीजन से अगर हम भाग देंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी। ये कट गया तो इसकी वैल्यू आया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पर डिवीजन, एक डिवीजन का जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है। अब यहाँ पर जो स्केल है, यह स्केल 1/5 तक रीड कर सकता है, तो 1/5 में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/5, इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4, इसलिए इसकी जो वैल्यू है 0.4 इसका रिजोल्यूशन हो गया। इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में देखिए, एक 20 किलोवाट का हाँ, एक 20 किलोवाट का एक 20 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर में 1100 आरपीएम और 85 एम्पियर की पूर्ण लोड पे आर्मेचर धारा है। आर्मेचर का प्रतिरोध 0.18 ओम, विकसित चुंबकीय बल घूर्ण की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम टार्क निकालने जा रहे हैं तो टार्क में हम सबसे पहले इसके फार्मूला लिखते हैं। P इक्वल टू होता है ओमेगा टी। टी क्या है? टार्क है। अब टार्क इक्वल टू होता है P अपान 2 पाई n मल्टीप्लाई 60, ये तो इससे जो है टार्क मिल जाएगा। अब टार्क निकालने के लिए इसकी वैल्यू, अब पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पावर की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, ये है ई बी इंटू आई ए। ई बी की वैल्यू कितनी है?
ईबी की वैल्यू यहाँ देखेंगे 250 वोल्ट है। 250 वोल्ट ये वोल्टेज की ये इतना, हाँ, 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर में 1100 आरपीएम और 85 एम्पियर की पूर्ण धारा ले रही है। अब ये करंट और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी ईबी की वैल्यू। ईबी की वैल्यू निकालने के लिए जगह कम कर रहा हूँ। ये आई की वैल्यू आई ए मल्टीप्लाई आर ए, ये वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, यानी कि 85 मल्टीप्लाई 0.18, मेरे क्या भाग ले रहा है, हाँ 0.18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144, 144 और 9 153, 18 144 153, यानी कि 15.3 वोल्ट, यानी कि हम जो है 250 में से 250 माइनस 15.3 कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये आई ए आर ए की वैल्यू होगी। तो ई बी इंटू आई ए, ई बी इंटू आई ए, ई बी जब इस तरह हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 235, 234.7 के आसपास में आएगा। 234.7 मल्टीप्लाई 85, 85 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 1100 आरपीएम, 1100 आरपीएम। तो ये जो है इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 173.2 न्यूटन मीटर के आसपास में आ जाएगा। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पीएन डायोड में कितनी संधियां होती है। पीएन डायोड देखेंगे कैसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके इसका डिजाइन होता है, ये ऐसे होगा। अब इसको दो पार्ट कर देंगे, ये पी मटेरियल होगा और ये एन मटेरियल। इसमें लेयर देखेंगे 1 और 2 हो जाएगी, और जंक्शन की वैल्यू, जंक्शन की बात करें तो 1 जंक्शन। इसमें संधि पूछी जा रही है, संधि का हिंदी होती है, संधि की इंग्लिश होती है जंक्शन, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 114। हाँ, तो इसमें क्या है, विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसको तो सभी लोग अक्सर जानते होंगे, एमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में आई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए इस सर्किट में कुछ दिया गया है, यहाँ पर 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और यहाँ पर 7 वोल्ट, और यहाँ पर आर की वैल्यू 100 ओम है। तो इसको हम सभी को हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू अब देखिए प्लस से बाहर निकल रहा है, इसलिए +5 वोल्ट। यहाँ पर भी अगर इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ेंगे, एक ही डायरेक्शन बढ़ना होता है, तो इसमें भी +7 वोल्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू है कितना 100 ओम, यानी कि V इक्वल टू हो गया 12 वोल्ट, R इक्वल टू हो गया 100 ओम, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, यानी कि 12 डिवाइड बाई 100। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.12 एम्पियर कहीं है। अगर मान लीजिए ये 0.12 एम्पियर नहीं दिख रहा है,
इसका मतलब कि ये मिली एम्पियर में दिया गया है, तो हम इसको मिली में बदल लेंगे। तो मिली में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 120 मिली एम्पियर हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें दो राशियां होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को हम इस वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसमें अदिश राशि पूछा जा रहा है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, बल भी वेक्टर होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि होती है। इसलिए सही ऑप्शन इसका डी वाला होगा। ये नहीं होंगे, इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में निम्नलिखित ट्रांसफार्मर निर्माण, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन निम्न में किसका एक प्रकार है? अब देखिए ट्रांसफार्मर अगर देखेंगे जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके होगा, ये होगा, एक वाइंडिंग इसमें लगा देंगे, दूसरी वाइंडिंग इसमें लगा देंगे। ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है। और दूसरा जो मॉडल होता है कुछ इस तरीके होगा, कुछ इस तरीके होगा, ये होगा, और जो बाइंडिंग किया जाएगा इसी बीच वाले लिंब पर किया जाएगा। अब एक लेयर इस पर कर देंगे, दूसरी लेयर फिर इसी के ऊपर जो है लपेट करके सेकेंडरी बाइंडिंग लपेट दी जाएगी। यानी कि बीच वाले या सेंटर लिंब पर जो बाइंडिंग किया जाता है इस तरीके, इसको हम कोर टाइप बोलते हैं, इसको हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलेंगे और इसको सेल टाइप के बोलेंगे। तो इसलिए यह जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है यह सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए कहीं पर है, तो ये सेल टाइप का, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंक्रोनस मशीन इज डन ऑन रिड्यूस फील्ड करंट। देखिए इसमें जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जाती है तो इसमें दो टेस्ट किए जाएंगे, एक ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या है कि हम इसमें रेटेड वोल्टेज को हम प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये सिंक्रोनस जनरेटर बनाया गया है, सिंक्रोनस जनरेटर बनाया गया है, अब हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग की हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इतनी करेंगे कि इसमें रेटेड वोल्टेज जब तक न प्राप्त हो जाए तब तक के हम फील्ड IF की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट अगर हम टेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब यह वोल्ट मीटर को हटाना पड़ता है, ये वोल्ट मीटर को हटा देंगे। तो इस वोल्ट मीटर को हटा करके कुछ इस तरीके स्टार कनेक्शन मान लीजिए है, तो इसमें क्या है कि इसको हम सर्किट से हम शॉर्ट कर देते हैं, तीनों को ले जा करके एक साथ में शॉर्ट कर देंगे। जब ये शॉर्ट हो गया तो IF की वैल्यू हमको घटा करके देना होगा, यानी कि हम स्टार्टिंग से हम घटाएंगे और इसमें एक एमीटर लगा देते हैं, एक एमीटर लगा देंगे और इसमें रेटेड करंट फ्लो कराएंगे। अगर मान लीजिए यह अल्टरनेटर या जनरेटर यह 4 एम्पेयर के लिए या 10 एम्पेयर के, मान लीजिए 10 एम्पेयर के लिए बनाया गया है, इसमें रेटेड करंट हम 10 एम्पेयर तक के फ्लो कराएंगे, उतनी ही हमें IF की वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, IF की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आर्मेचर की करंट 10 एम्पेयर फ्लो होने लगी, फिर उस टेस्ट को हम मेजर करेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए रिड्यूस फील्ड करंट, इसमें हमें रिड्यूस यानी फील्ड करंट को हमें रिड्यूस करके देने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होकर के फाल्ट आ जाएगा और यह मोटर डैमेज भी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, the device that provides the protection against the earth leakage is known as, यानी कि ये है अर्थ लीकेज के विरुद्ध में कौन सा यह प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें जो प्रोटेक्शन देता है इसमें टू टाइप के होते हैं। अर्थ के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन देता है एक होता है ELCB होता है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल नेम है, और दूसरा है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये दोनों एक ही तरीके से काम करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये डिफरेंस होता है, इसमें एक अर्थ पॉइंट देने की ज़रूरत पड़ती है, ELCB में एक अर्थ देने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थ पॉइंट, जबकि इसमें अर्थ पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या है कि करंट के डिफरेंस बेस पर वर्क करता है। जैसे इनकमिंग करंट, जैसे सपोज करिए ये RCCB के अंदर मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से अगर 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, इनकमिंग करंट 10 एम्पियर है, तो आउटगोइंग भी 10 एम्पियर के आसपास में होना चाहिए। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर वेरिएशन में आता है, जैसे मान लीजिए इसमें सेटिंग कर दिया जाता है कुछ मिली एम्पियर का, अगर सपोज करिए इसके अंदर कोई लीकेज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, अगर लीकेज है तो कुछ करंट इधर फ्लो कर जाएगी, तो यहाँ पर फिर 10 एम्पियर के बजाय 9 पॉइंट कुछ एम्पियर आएगी, माइनस 9.15। ऐसी कंडीशन में उस लिमिट के जैसे क्रॉस करेगी, सिस्टम को बंद कर देगी। यानी कि यहाँ पर अर्थ पॉइंट नहीं लगाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो अर्थिंग किया गया है ये अर्थिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई फॉल्ट की वजह से अर्थ में करंट फ्लो होगी, तो ऐसे कंडीशन में यह सिस्टम को बंद कर देगी। इसमें दो हैं, एक ELCB, दूसरा RCCB। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ELCB का है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित आरेख में IB का मान कितना है। इसमें IB की वैल्यू हमें चेक करना है। IA की वैल्यू 1 एम्पियर, ID की वैल्यू -2 एम्पियर, और IC की वैल्यू 3 एम्पियर, IE की वैल्यू 0। अब इसमें देखिए जो करंट है, कितनी करंट है, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID प्लस IE, 5 डायरेक्शन में 5 करंट हैं IE। इन सभी को अगर हम अलजेब्रिक सम करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसी इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए IA की वैल्यू कितनी है, IA की वैल्यू है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ये देखिए इनकमिंग है कि आउटगोइंग, ये इनकमिंग को हम प्लस साइन के साथ में देंगे। अब यहाँ पर अगला क्या है, अगली IB की वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम ऐसे इसको सीधे हम लिख देंगे। और ये IB किस डायरेक्शन में है, IB जो है इनकमिंग है, यानी कि इसको भी देखिए ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, तो इसका मतलब प्लस IB रखेंगे। अब IC की वैल्यू देखिए, IC की वैल्यू 3 एम्पियर दिया है। अब IC बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको हम माइनस साइन के साथ में देंगे, -3 एम्पियर। अब IB की वैल्यू कितनी है, ओ IB IC ID की वैल्यू है -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। लेकिन अब इसमें डायरेक्शन कितना है, ID की डायरेक्शन है आउटगोइंग, तो माइनस माइनस इसको हम प्लस कर देंगे, +2 एम्पियर। और IE की वैल्यू है 0, इसको हम 0 रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस, यानी कि 3 कट गया, ये सभी कट गया। IB की वैल्यू हो गया, IB की वैल्यू 0 हो गया, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये B वाला होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।